हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। कैसे हैं? मैं दीपक शर्मा अचीवर्स करियर इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज हम सॉल्यूशन को आगे बढ़ाते हुए आपका एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट का डेरिवेशन करेंगे। लास्ट लेक्चर में हमने आपको बताया था कि एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट होता क्या है, उसका फॉर्मूला क्या होता है। उसके अलावा एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट से हम क्या निकाल सकते हैं, आपका मॉलिक्यूलर मास निकाल सकते हैं सॉल्यूट का। अब हम बात करेंगे कि प्रूफ दैट एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट इज अ कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी। मतलब आपको प्रूफ करना रहेगा कि एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट क्या है, आपकी एक कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी है। ये आपको क्या करना है, प्रूफ करना है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है। कई बार आपका बोर्ड एग्जामिनेशन में पूछा जाता है कि प्रूफ दैट एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट इज अ कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, तो आपका आएगा derivation of elevation in boiling point as colligative property। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट अपन बात करें एज कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी का डेरिवेशन अपन को करना है। ठीक है, तो अपन जानते हैं when we add non-volatile solute to solution, the vapor pressure of solution decreases due to which boiling point increases. This increase in boiling point is known as elevation in boiling point denoted by delta TB, and it is directly proportional to decrease in vapor pressure। ठीक है, तो आपका क्या होता है, आपको ये चीज मैं पहले भी बता चुका हूं कि जब भी आप सॉल्यूशन में क्या मिलाते हैं, नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट मिलाते हैं। जब भी सॉल्यूशन में क्या मिलाते हैं, नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट मिलाते हैं, तो आपका क्या होता है, वेपर प्रेशर क्या हो जाता है, कम हो जाता है। तो वेपर प्रेशर कम होने के कारण बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है। ठीक है, और उसी इंक्रीज इन बॉइलिंग पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट बोलते हैं। डेल्टा टीबी से डिनोट करते हैं। अब ये जो डेल्टा टीबी है, यानी आपका एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट जो है, वो आपका क्या होता है, चेंज इन वेपर प्रेशर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो डेल्टा टीबी इज प्रोपोर्शनल टू डेल्टा पी, और डेल्टा पी प्रोपोर्शनल होता है किसके, एक्स बी के। तो यहां से डेल्टा टीबी भी प्रोपोर्शनल हो जाएगा किसके, एक्स बी के। ठीक है, अब जब भी प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटता है तो क्या आता है, कांस्टेंट आता है। तो डेल्टा टीबी बराबर के टाइम्स ऑफ एक्स बी, वेयर एक्स बी बराबर क्या होता है, एन बी अपॉन एन ए प्लस एन बी। इफ एन बी इज very small so that it can be
neglected from denominator, ठीक है। तो आपका क्या हो जाएगा उस केस में, आपका क्या हो जाएगा कि जो डेल्टा टीबी है वो किसके बराबर हो जाएगा, के टाइम्स ऑफ एन बी अपॉन एन ए के, ठीक है। अच्छा एन ए क्या होता है, एन ए हो जाता है आपका डब्ल्यू ए अपॉन एम ए। तो डेल्टा टीबी बराबर क्या हो जाएगा, डेल्टा टीबी बराबर हो जाएगा के टाइम्स ऑफ एन बी अपॉन डब्ल्यू ए, और ये यहां से कहा चला जाएगा, एम ए में चला जाएगा, ठीक है। तो यहां से डेल्टा टीबी बराबर के एम ए इंटू एन बी अपॉन डब्ल्यू ए। इफ डब्ल्यू ए इन के जी, अगर इसमें के जी में लेते हैं तो एन बी अपॉन एन डब्ल्यू ए बराबर क्या हो जाएगा, स्मॉल एम मोलालिटी, नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट, मास ऑफ सॉल्वेंट पर केजी, ठीक है। और इसको अपन क्या बोल देंगे, केबी। तो यहां से डेल्टा टीबी की जो यूनिट हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, के बी के इंटू एम ए इंटू स्मॉल एम, वेयर चलो इसको इधर लिख देता हूं, थोड़ा सा हटा देता हूं, ठीक है। वेयर के इंटू एम ए बराबर के बी, तो आपका डेल्टा टीबी बराबर के बी इंटू एम। अच्छा के बी की यूनिट गौर से देखना, के बी की यूनिट क्या हो, केल्विन केजी पर मोल हो, तो ये वाला फॉर्मूला लगेगा। अगर के की यूनिट केल्विन पर मोल है, ठीक है, केल्विन पर मोल है, केजी नहीं है, तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा, इस फॉर्मूले का यूज करना पड़ेगा। वहां पर के बी नहीं दिया, आपको के दिया है, आपको मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्वेंट से क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और 1000 से डिवाइड भी करना पड़ेगा, क्योंकि ये मॉलिक्यूलर मास किसमें होता है, ग्राम में, हमको किसमें चाहिए, केजी में चाहिए, इसलिए अपन किससे डिवाइड कर देंगे, 1000 से डिवाइड भी कर देंगे। तो इस टाइप के क्वेश्चन भी कभी कभार यूनिट बदल के पूछ लेते हैं। वैसे तो इतना काफी है, ये आपका डेरिवेशन हो गया किसका, कि एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट क्या है, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है, ठीक है। फ्रॉम here we can say that elevation in boiling point is directly proportional to molality of solution, means concentration of solute, hence it is a colligative property, ठीक है। तो क्या होता है, ये आपकी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी हो जाती है। तो ये आपका हो गया डेरिवेशन ऑफ एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट एज कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। अगर कम में पूछा जाएगा तो उसको वहीं पर खत्म कर देते कि डेल्टा वीवी की प्रोपोर्शनल और वो एक्स वी की प्रोपोर्शनल है, तो ये आपकी क्या हो जाएगी, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी हो जाएगी। अगर 2 नंबर में है तो वहां तक खत्म कर देंगे, अगर ज्यादा नंबर में आता है तो आपको यहां तक इसको एक्सटेंड करना पड़ेगा, ठीक है। अब अपन बात करते हैं जो केबी होता है, एक्चुअल में केबी के लिए भी एक स्पेशल फॉर्मूला होता है, जनरली आपको क्लासेस में वो फॉर्मूला बताया नहीं जाता है, ठीक है, लेकिन आपको वो भी याद रखना है क्योंकि जेई नीट में उससे भी क्या हो जाता है, क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है। तो अगली हेडिंग आती है एक्सप्रेशन फॉर मोलर
बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन कांस्टेंट, एक्सप्रेशन फॉर मोलर बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन कांस्टेंट। ठीक है, तो अगली हेडिंग लिखेंगे एक्सप्रेशन फॉर मोलर बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन कांस्टेंट, ठीक है। एक्सप्रेशन फॉर मोलर बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन कांस्टेंट या एबिलियोस्कोपिक कांस्टेंट। ठीक है, तो द एक्सप्रेशन the formula for molar boiling point elevation constant is given as Kb is equal to R T0 का स्क्वायर अपॉन 1000 LV। ठीक है, या फिर M A R T0 का स्क्वायर अपॉन 1000 डेल्टा H वेपराइजेशन। ठीक है, तो ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, वेयर R is यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, इसकी जो वैल्यू होती है 8.314 जूल पर मोल पर केल्विन और 2 कैलोरी पर मोल पर केल्विन। ठीक है, याद रखें T0 is boiling point of solvent in Kelvin। ठीक है, LV is latent heat of vaporization। Ma molecular mass of solvent। अगर लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन डायरेक्ट दी है तो ये वाला फॉर्मूला लगा देंगे। अगर लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन नहीं दी है, आपको एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन दी है, फिर आपको ये वाला फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। यहाँ पर Ma क्या हो जाता है, मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्वेंट हो जाता है, और डेल्टा H वेपराइजेशन क्या हो जाता है, एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन हो जाता है। ठीक है, तो इस पर भी आपका न्यूमेरिकल पूछा जा सकता है, किसमें, नीट और जेई में। ये याद रखना, नीट और जेई के लिए ये फॉर्मूला आपको याद रखना, और कभी कभार सीबीएसई में भी इस पर क्वेश्चन आ जाता है। बाकी एमपी बोर्ड पे इस पर क्वेश्चन नहीं आता, तो एमपी बोर्ड में केबी आपको दिया जाएगा, पूछने के लिए नहीं आएगा। अगर पूछा जाएगा तो आपका एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट से पूछा जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया आपका क्या, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। अच्छा, ये जो फॉर्मूले पढ़े ये नहीं, इससे पहले वाले जो फॉर्मूले पढ़े एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, वो किस टाइप के सॉल्यूशन के लिए, जिसमें सॉल्यूट ना तो आयनाइज होता है, मतलब ना तो डिसोसिएट होता है और ना ही एसोसिएट होता है, तो उस टाइप के सॉल्यूशन के लिए अपन ने ये फॉर्मूले पढ़े हैं। ठीक है, अब अपन बात करते हैं डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट की। किसकी बात कर रहे हैं बेटा, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। तो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट पढ़ने से पहले, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट पढ़ने से पहले आपको पढ़ना पड़ेगा कि फ्रीजिंग पॉइंट होता क्या है। ठीक है, क्या पढ़ना पड़ेगा कि व्हाट डू यू मीन बाय फ्रीजिंग पॉइंट, फ्रीजिंग पॉइंट से आप क्या समझते हैं। ठीक है, तो अगली हेडिंग आती है आपकी फ्रीजिंग पॉइंट। क्या होता है, जिस पे सर कोई लिक्विड जम जाता है, वो तो बात सही है, लेकिन वो कब होगा, कैसी कंडीशन पे आपका सब्सटेंस लिक्विड से सॉलिड में कन्वर्ट होने लगेगा। तो द टेम्परेचर
at which the temperature at which vapor pressure of liquid is equal to vapor pressure of solid is known as freezing point, ठीक है। तो आपका क्या होता है, अगर आपका बात करते हैं कि फ्रीजिंग पॉइंट क्या है, तो फ्रीजिंग पॉइंट वो टेम्परेचर होता है आपका किसी भी लिक्विड का जिसमें लिक्विड का जो वेपर प्रेशर है वो सॉलिड के वेपर प्रेशर के बराबर हो जाता है, उसको अपन क्या बोलते हैं, फ्रीजिंग पॉइंट बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद अपन बात करते हैं किसकी, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट की बात करते हैं। तो क्या होता है, when we add non-volatile solute to the solution, when we add non-volatile solute to the solution, then vapor pressure of solution is decreases as result of it freezing point of solution is also decreases. This decrease in freezing point is known as depression in freezing point, ठीक है। This decrease in freezing point is known as depression in freezing point। तो depression in freezing point आपको समझ में आ गया होगा क्या होता है। देखो समझो क्या होता है, आपने सॉल्वेंट लिया या सॉल्यूशन लिया, उसमें क्या मिलाया जाए, नॉन वॉलेटाइल सोल्यूट मिलाया। क्या मिलाया, नॉन वॉलेटाइल सोल्यूट मिलाया। तो नॉन वॉलेटाइल सोल्यूट मिलाने से क्या हो जाएगा, वेपर प्रेशर कम हो जाएगा। तो वेपर प्रेशर कम होने से क्या होगा, फ्रीजिंग पॉइंट भी कम हो जाएगा। तो जितना फ्रीजिंग पॉइंट कम होगा, डेल्टा टीएफ वो क्या होगा, ज्यादा होगा। फ्रीजिंग पॉइंट कम होगा। फ्रीजिंग पॉइंट और डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट अलग अलग चीजें। डिप्रेशन कितना कम हुआ तो वो तो ज्यादा हो सकता है, और फ्रीजिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, कम होता है। जितने ज्यादा सॉल्यूट के पार्टिकल रहेंगे उतना फ्रीजिंग पॉइंट कम रहेगा, और बॉइलिंग पॉइंट उतना ज्यादा रहेगा। वेपर प्रेशर कम रहेगा, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर ज्यादा रहेगा, ठीक है। आपका डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट ज्यादा रहेगा, लेकिन फ्रीजिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, और एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा हो जाएगा, ठीक है। तो आपका क्या हो जाएगा, फ्रीजिंग पॉइंट कम हो जाएगा, और जितना कम होगा उसी को अपन क्या बोलेंगे, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट बोलेंगे। इट इज denoted by डेल्टा टीएफ, ठीक है। ग्राफिकली शो कर रहा हूं, समझना क्या होता है ग्राफ में। ये आपका क्या है, वेपर प्रेशर, थोड़ा सा तिरछा बन गया।
ये आपका क्या हो गया, वेपर प्रेशर, वेपर प्रेशर, ठीक है। ये क्या हो गया, टेम्परेचर। प्योर सॉल्वेंट के लिए बात करें तो सॉल्वेंट का जो वेपर प्रेशर होता है वो इस तरह से होता है, ये सॉल्वेंट का, ठीक है। जब ये सॉलिड में कन्वर्ट होता है तो इसका वेपर प्रेशर ये हो जाता है। तो ये वो पॉइंट है जिसपे, ये सॉलिड हो गया, ये वो पॉइंट है जिसपे लिक्विड और सॉलिड दोनों का वेपर प्रेशर क्या हो गया, बराबर हो गया। तो इसी को अपन क्या बोलेंगे, फ्रीजिंग पॉइंट बोल देंगे। ये T0F हो गया। अब इसमें नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट मिला है, किसमें, सॉल्वेंट में, तो इसका वेपर प्रेशर जितना होना चाहिए था उससे कम हो जाएगा। अब कम हो जाएगा तो ये बाद में आपका क्या हो जाएगा, उसका जो वेपर प्रेशर है सॉलिड के बराबर यहां पर होगा। तो ये जो बॉइलिंग पॉइंट, सॉरी फ्रीजिंग पॉइंट आएगा, वो सॉल्वेंट का, सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट हो जाएगा। ये आपका सॉल्यूशन हो गया, ठीक। तो ये आपका फ्रीजिंग पॉइंट है किसका, सॉल्वेंट का, और ये फ्रीजिंग पॉइंट है किसका, सॉल्यूशन का। तो ऑब्वियस सी बात है, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन क्या हो जाता है, कम हो जाता है। तो जितने ज्यादा सॉल्यूट के पार्टिकल होंगे उतना फ्रीजिंग पॉइंट कम हो जाएगा, और डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट उतना ज्यादा हो जाएगा। तो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट अलग होता है, ठीक है। अच्छा, यहां से डेल्टा TF बराबर क्या हो जाएगा, T0F माइनस TF। तो आपको अगर TF चाहिए तो TF क्या हो जाएगा, T0F माइनस डेल्टा TF। और TB चाहिए होता था तो T0B प्लस डेल्टा TB। तो अगर ये बढ़ेगा तो ये क्या होगा, कम होगा, ठीक है। तो आपका अगर कंसंट्रेशन बढ़ता है तो ये बढ़ जाएगा, तो आपका फ्रीजिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ये आपको याद रखना है, ठीक है। ये आपका एलिवेशन पॉइंट है। इसे डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट हो गया। अब द डिप्रेशन इन freezing point of solution is directly proportional to molality of सॉल्यूशन। जो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट आया किसका, सॉल्यूशन का, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसकी, मोलालिटी ऑफ सॉल्यूशन की। तो डेल्टा TF प्रोपोर्शनल किसकी हो जाएगा, स्मॉल m के, यानी मोलालिटी ऑफ सॉल्यूशन के प्रोपोर्शनल हो जाएगा। अब जब भी प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटता है तो यहां पर कांस्टेंट आएगा, तो डेल्टा TF बराबर KF इंटू M, ठीक है। अच्छा, where KF is proportionality constant known as यहां पर KF क्या है, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है, जिसे हम क्या बोलते हैं, नोन एज मोलल फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन कांस्टेंट, known as molar freezing point depression कांस्टेंट, ठीक है। और क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट बोला जाता है, ठीक है। तो यहां से KF बराबर क्या हो जाएगा, डेल्टा TF अपॉन M। हेंस मोलर फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन कांस्टेंट of a solution is defined as depression in
depression in freezing point, of 1 मोलर सॉल्यूशन। यानी अगर इसका कंसंट्रेशन कितना हो 1 मोलर और मोलालिटी कितनी हो 1 हो, ठीक है, तो आपका जितना भी डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट होगा वही क्या कहलाएगा, आपका मोलर एलिवेशन कांस्टेंट हो जाएगा। या फिर द डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, द डिप्रेशन इन, और करके लिख रहा हूं इसकी एक और डेफिनेशन, जनरली बच्चे इसको ध्यान नहीं देते। द डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट depression in freezing point by adding 1 mole of solute in 1000 gram of solvent या 1 kg of solvent is known as molar freezing point डिप्रेशन कांस्टेंट, ठीक है। तो इस तरह से भी इसको डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है। इट्स यूनिट केल्विन केजी पर मोल, ठीक है। इसकी केल्विन, इसकी मोल पर केजी, तो केजी कहां चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा, केल्विन केजी पर मोल, ठीक है। तो आपका ये तो क्या हो गई, डेफिनेशन हो गई। ये कभी कभार पूछ ली जाती है कि डिफाइन मोलर फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन कांस्टेंट और क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट को डिफाइन करो, तो ये आपकी डेफिनेशन हो जाती है, ठीक है। इसके बाद आपका डेल्टा टीएफ का जो फॉर्मूला बनेगा, डेल्टा टीएफ इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, के एफ इंटू स्मॉल एम, वेयर स्मॉल एम इज इक्वल टू WB अपॉन MB इंटू 1000 बाय WA। तो ये यहां से डेल्टा TF बराबर क्या हो जाएगा, KF WB अपॉन MB इंटू 1000 बाय WA। ये आपका डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट का फॉर्मूला हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट का फॉर्मूला हो गया, ठीक है। अब इससे ये भी प्रूफ करने के लिए पूछा जा सकता है, डायरेक्ट द फॉर्मूला फॉर, ठीक है, मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट विद द हेल्प ऑफ डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, ठीक है। तो अब अपन बात कर रहे हैं किसके लिए, एक्सप्रेशन फॉर मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट के लिए बात कर लेते हैं। किसके लिए बात कर रहे हैं बेटा, एक्सप्रेशन फॉर expression for molecular mass of solute, expression for molecular mass of solute in term of depression in फ्रीजिंग पॉइंट। डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट के टर्म में आपको क्या चाहिए, मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट चाहिए, ठीक है। तो अपन जानते हैं, वी नो दैट डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, ठीक है। तो आपका क्या हो जाएगा, डेल्टा टी एफ बराबर क्या हो जाएगा, के एफ इंटू एम, ठीक है, के एफ इंटू एम, वेयर
एम क्या है, मोलालिटी ऑफ सॉल्यूशन, तो क्या होता है एम बराबर डब्ल्यू बी अपॉन एम बी इंटू 1000 बाय डब्ल्यू ए। तो ये वैल्यू यहां पर रख दो, तो डेल्टा टी एफ बराबर क्या हो जाएगा के एफ, ठीक है, डब्ल्यू बी अपॉन एम बी, डेल्टा टी एफ के एफ डब्ल्यू बी अपॉन एम बी इंटू 1000 बाय डब्ल्यू ए। हमको क्या निकालना है, एम बी निकालना, तो एम बी को इधर ले जाओ, ठीक है, डेल्टा टी एफ को इधर ले आओ, तो एम बी बराबर क्या हो जाएगा के एफ डब्ल्यू बी अपॉन डेल्टा टी एफ इंटू 1000 बाय डब्ल्यू ए। तो ये फॉर्मूला हो जाता है मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट विद द हेल्प ऑफ डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, ठीक है। अब इसके बाद कभी कभार जो जैसे अपन ने उसके लिए पढ़ा था कि आप प्रूफ कीजिए कि इलेवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट इज अ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, वैसे यहां पर भी कभी कभार पूछ लेते हैं प्रूफ दैट डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट इज अ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। derivation of depression in freezing point as colligative property, ठीक है। आपको क्या करना है, प्रूफ करना है कि डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है, ठीक है। तो क्या होता है, व्हेन वी ऐड नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट टू सॉल्यूशन, वेपर प्रेशर decreases due to which freezing point also decreases. This decrease in freezing point is known as depression in freezing point denoted by delta TF and proportional to lowering in vapor pressure, ठीक है। तो आपका क्या बोल दिया यहां पर, जो डेल्टा टीएफ है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा डेल्टा पी के, और डेल्टा पी प्रोपोर्शनल होता है किसके, एक्स बी के। तो यहां से डेल्टा टीएफ भी प्रोपोर्शनल हो जाएगा किसके, एक्स बी के। अब जब भी प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटता है तो क्या आता है, कांस्टेंट, तो डेल्टा टी एफ बराबर के टाइम्स ऑफ एक्स बी, ठीक है, वेयर एक्स बी बराबर एन बी अपॉन एन ए प्लस एन बी। फॉर डाइल्यूट सॉल्यूशन एन बी इज वेरी लेस देन एन ए, so it can be neglected from denominator, ठीक है। तो यहां से क्या हो जाएगा, डेल्टा टी एफ बराबर के एन बी अपॉन एन ए बराबर क्या हो जाएगा, डब्ल्यू ए अपॉन एम ए
तो डेल्टा टी एफ बराबर के टाइम्स ऑफ एम ए एन बी अपॉन डब्ल्यू ए। इफ डब्ल्यू ए इज इन के जी देन एन बी अपॉन एम एन बी अपॉन डब्ल्यू ए बराबर स्मॉल एम, मोलालिटी। ठीक है, तो डेल्टा टी एफ बराबर के एम ए स्मॉल एम, वेयर के एम ए बराबर के एफ। तो डेल्टा टी एफ बराबर के एफ इंटू स्मॉल एम। Hence, depression in freezing point, depression in freezing point, freezing point is directly proportional to molality of solution or concentration of solute, hence it is a colligative property। ये आपका प्रूव करने के लिए पूछ दिया जाता है। ठीक है, अब वापस वही चीज, एक एक्सप्रेशन पूछा जाता है किसके लिए, के एफ के लिए, उस पर न्यूमेरिकल आते हैं किसमें, जेई नीट और सीबीएसई में, तो उसका भी अपन एक्सप्रेशन देख लेते हैं। जो लास्ट एक्सप्रेशन पढ़ा था के बी, ये उसी जैसा होता है, बस थोड़ा सा अंतर हो जाता है, बाकी सब कुछ क्या रहता है, सेम रहता है। फिर इसके बाद अपन बात करेंगे एप्लीकेशन ऑफ डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट की बात कर लेंगे। तो पहले अपन बात कर लेते हैं एक्सप्रेशन फॉर मोलल freezing point depression constant। ठीक है, तो आपका क्या हो जाएगा, के एफ बराबर आर टी जीरो का स्क्वायर अपॉन 1000 एल एफ, या फिर आर टी जीरो का स्क्वायर अपॉन 1000 डेल्टा एच एफ, यहां पर एम ए। ठीक है, वेयर आर इज यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, जिसकी वैल्यू बता चुका हूं, जूल में चाहिए तो 8.314 मोल पर केल्विन, कैलोरी में चाहिए तो 2 कैलोरी पर मोल केल्विन। टी जीरो इज फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट, किसमें, केल्विन में। ठीक है, एल एफ लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, ठीक है, एम ए मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्वेंट, और डेल्टा एच एफ एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन। ये आपका फॉर्मूला हो जाता है किसके लिए, आपका मोलर फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन कांस्टेंट के लिए, या फिर क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट के लिए। ठीक है, अब अपन बात कर लेते हैं एप्लीकेशन ऑफ
डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, फ्रीजिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट के क्या क्या एप्लीकेशन होते हैं? तो फर्स्ट, इथिलीन ग्लाइकोल is used as antifreeze in radiator of vehicles in cold areas। ठीक है, ठीक। ठंडे प्रदेश जो होते हैं जहां पर आपका टेम्परेचर कई बार 0 से कम चला जाता है, जैसे कनाडा, अमेरिका, लंदन, ठीक है, तो वहां पर कई बार टेम्परेचर क्या हो जाता है, 0 से कम चला जाता है। तो उस केस में अगर आप रेडिएटर में क्या डालेंगे, पानी डालेंगे, तो वो क्या हो जाएगा, जम जाएगा। तो अपन नहीं चाहते कि पानी जमे, तो उसको जमने से रोकने के लिए उसमें एक एंटी फ्रीज सब्सटेंस मिलाया जाता है। तो जनरली क्या मिलाते हैं एंटी फ्रीज में, आपका इथिलीन ग्लाइकोल मिलाया जाता है। ठीक है, तो नेम आपसे ऑब्जेक्टिव में कई बार पूछा गया, नेम द सब्सटेंस व्हिच इज यूज्ड एज एंटी फ्रीज सॉल्यूशन इन रेडिएटर ऑफ व्हीकल और कार इन कोल्ड कंट्रीज। तो इथिलीन ग्लाइकोल मिलाया जाता है। तो इथिलीन ग्लाइकोल एंटी फ्रीज होता है, मतलब जो बर्फ को जमने से रोकता है। सेकेंड, solution of NaCl plus KCl is used to melt ice deposited over roads in cold areas after snowfall। ठीक है, तो अक्सर आपने सुना होगा कि जो ठंडे प्रदेश होते हैं वहां पर क्या होती है, बर्फबारी होती है। तो बर्फबारी ऐसी नहीं होती कि गार्डन में हो गई, सड़क पे नहीं हुई, पूरी सड़क उससे बर्फ से क्या हो जाती है, ढक जाती है। अब उस बर्फ को वहां से हटाना, क्योंकि जब तक नहीं हटेगी तब तक आपका कोई व्हीकल नहीं चल सकता। और टेम्परेचर क्या होगा, जब बर्फ गिरी है तो इतने जल्दी टेम्परेचर 0 डिग्री से ज्यादा नहीं हो पाता। तो उस केस में अपन को अगर बर्फ हटानी है तो अपन क्या कर देते हैं, पूरे रोड पर क्या करते हैं, NaCl KCl का सॉल्यूशन या फिर आपका NaCl LiCl का सॉल्यूशन स्प्रे कर देते हैं। तो उसका स्प्रे करने से आपका वो आइस में क्या हो जाता है, आइस का जो मेल्टिंग पॉइंट यानी फ्रीजिंग पॉइंट क्या हो जाता है, और कम हो जाता है। ठीक है, तो जब कम हो गया तो वो लो टेम्परेचर पे भी क्या होने लगती है, मेल्ट होने लगती है, और धीरे धीरे आपकी सड़कें क्या हो जाती हैं, साफ हो जाती है। तो ये आपका क्या हो गया, एप्लीकेशन हो गया किसका, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। ठीक है, तो जितना मैंने आज पढ़ाया वो फॉर्मूले आप अच्छे से कर लेंगे, इन पर जो पॉसिबल न्यूमेरिकल है वो देख लेंगे। हाँ, ये जो फॉर्मूले होते हैं वो किसके लिए होते हैं, ऐसे सॉल्यूशन के लिए जिसमें ना तो सॉल्यूट डिसोसिएट होता है और ना ही एसोसिएट होता है। ठीक है, तो इन पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, अच्छे से प्रैक्टिस कर लेंगे। अगर कोई दिक्कत आती है तो बिल्कुल आप मेरे से डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद, थैंक यू।